और इस बीच बजट की कुछ बड़ी ब्रेकिंग खबरें और आती दिख रही। फाइन प्रिंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है सिगरेट के लिए, आईटीसी के लिए। ये एक इस वक्त की बड़ी खबर। किसी तरह का कोई सिंटैक्स नहीं लगाया गया, सिगरेट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं आया है। तो दीप, जो हम कह रहे थे कि अगर बजट अच्छा है सिगरेट के लिए तो भी खरीदना है और खराब आए तो भी खरीदना है। स्टार्टिंग में सर आप तो आईटीसी आज खरीदना ही खरीदना है। तो आईटीसी के लिए मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब इतना बढ़िया बजट था जी। और आईटीसी इस साल का निफ्टी का स्टॉक ऑफ द ईयर है। आपने तो पहले कहा था। और बिल्कुल 100%। और अब भी आईटीसी के लिए जो डिटेल आती दिख रही है वो डिटेल ये है कि किसी तरह का कोई टैक्स बजट डॉक्यूमेंट में, फाइन प्रिंट में सिगरेट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, कोई सेस नहीं है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। वरिंदर, ये पूरी डिटेल्स में नजर आ रहा है, करेक्ट सर? ये एक बजट स्पीच आती है और एक फाइनेंस बिल आता है, तो उसमें दोनों डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके से कुछ भी वो सिगरेट के ऊपर कोई भी सिंटैक्स के बारे में बातचीत नहीं किया गया है। एनालिसिस तो आपने वैसे कब से बता रहे हो आईटीसी के बारे में, वो है कि वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन एफएमसीजी स्पेस। तो इसके ऊपर बहुत सर वॉल्टाइल रहता है स्टॉक। आपने मैंने देखा है 5-10% का मूवमेंट रहता है। द गुड थिंग इज सर, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द टिंकरिंग विद स्मॉल थिंग्स, कि थोड़ा सा 2-5 हज़ार 10,000 वहां से आ जाएगा, कुछ एसटीटी से कर दो, कुछ वेल्थ से कर लो। द अप्रोच वाज वेरी वेरी गुड कि बॉस मुझे छोटा छोटा सोचना नहीं है, मुझे बड़ा करना है। तो वो एक सबसे बड़ी चीज है। तो दीप, जो लोग आज या कल के 2000 चाहते हैं उनके लिए आईटीसी है ये स्टॉक। 215 रुपए का या तो कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए या फिर 215 रुपए के आसपास आराम से फ्यूचर खरीदिए। 5 रुपए का रिस्क है, 210 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर 225 और 230 के टारगेट के लिए आईटीसी के फ्यूचर खरीदे जाए। रिजल्ट तक तो कम से कम रखिए। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते। हाँ, हमारी तो ब्रांडिंग 2000 की है भाई। अब जिसके ज्यादा बन जाए, ज्यादा कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं तो कम भी होता है, लेकिन आईटीसी अब से लेकर रिजल्ट तक आपको खरीदना चाहिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त आईटीसी पर आती हुई साफ तौर पर। तो आईटीसी या फिर 215 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए। सिंपल 215 रुपए का कॉल ऑप्शन भी आप खरीद कर चल सकते हैं। तो आइदर थिंग, आपको जो पसंद हो, चाहे कॉल ऑप्शन ले लें और उस कॉल ऑप्शन का दाम 9.5-10 रुपए के आसपास है इस वक्त, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा करीबन 7 रुपए के आसपास लगा लीजिए। पहला टारगेट 12 रुपए का, दूसरा टारगेट 16 रुपए का और तीसरा टारगेट 20 रुपए का लेकर चलें। और साथ ही आईटीसी आप खरीद लिए 214-15 के आसपास और यहाँ पर 210 का स्टॉप लॉस लगाइए 225-230 के टारगेट के लिए। तो आईटीसी यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए। आइए एक बार जल्दी से चलते हैं सीआईए, वहां पर उदय कोटक साहब बात कर रहे हैं। पहले उनके पास चलते हैं, सुनते क्या कहना है उनका इस बजट पर। ऑपरेटिंग एसेट्स, लैंड एसेट्स, ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनिंग अप ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। सो बहुत सारे चीजें बजट में है विच विल बी अ स्ट्रक्चरल चेंज फॉर इंडिया लॉन्ग टर्म। यहां से ये जो विजन जब फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है, नाउ वी हैव टू गेट डाउन टू एग्जीक्यूटिंग दैट विजन। और एग्जीक्यूशन में हमें एकदम जोर से फोकस रखना होगा, बोथ पॉलिसी मेकर और प्रैक्टिशनर्स को। ओके, बहुत ज़बरदस्त फोकस रखना होगा। एग्जीक्यूशन विल बी की। बट बहुत बढ़िया बजट है आप बता रहे हैं हर पैमाने पर। बट ऐसा कोई जगह है जहां से आपको लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है? शायद इस तरीके की कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक मुद्दा ज़रूर था। कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है या नहीं? यू आर मोर देन हैप्पी सर? आई थिंक स्टेबल टैक्स रेजिम भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन व्हाट वी हैव टू बी आल्सो क्लियर दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन बोल्ड। उन्होंने बहुत बड़ा बेट लिया है कि एडिशनल बोरोइंग करके कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल के इंडिया का ग्रोथ स्ट्रांगली वापस लाएंगे। तो ये जो बोल्ड स्टेप लिया है उससे बोरोइंग बजट में बढ़ेगी। व्हाट वी हैव टू एंश्योर इज कि बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई वी मैनेज द बोरोइंग प्रोग्राम सो दैट द इंटरेस्ट रेट रेजिम रिमेन्स स्टेबल। तो विस्तार से पूरी बातचीत भी हम आपके सामने रखेंगे। उदय कोटक साहब जो बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर, वो काफ़ी आशान्वित है कि ये बजट बाजार को और इकोनॉमी को आगे एक सही दिशा देगा। वसीम साहब हमारे साथ हैं। वसीम साहब से पूछते हैं उनके पसंदीदा शेयर बजट के बाद। वसीम साहब, क्या खरीदना चाहेंगे इस वक्त? हरी जी, पहले तो अपडेट दे दूं आपको। सुबह अंबुजा और जिंदल स्टील का था, देखिए 6-6% अप है। आपको फ्राइडे को मैंने आरबीएल, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई, बजाज फिनसर्व ये सब दिए थे और कमिंस एक मेरा फेवरेट शेयर है, न्यू हाईज मारा है। अब आपको मैं कहता हूं कि फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो यू विल सी कि आई थिंक आईटी enabled services will be one of the biggest beneficiaries because of extension of work at home and government is very propagative on IT and the reliefs there. तो अब आपको मौका है टीसीएस, एचसीएल टेक का
These are two of my top picks for the month of February, TCS and HCL Tech. I'm looking at least a 8 to 10% upside in the next 2 weeks. उसके अलावा on pharma I'm very bullish because they have such a big budget on healthcare, means R&D and API, जो आपको पता है चाइना से हम आउटसोर्स करने का कर रहे हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत, तो डीवीज लेबोरेटरी हैज अंडर परफॉर्म, नाउ इज द टाइम। उसके फ्राइडे सैटरडे को रिजल्ट है, रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट एवर। डीवी लेबोरेटरीज एंड सन फार्मा, ये 4 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाइए, यू विल बी स्माइलिंग योर वे टू द बैंक। ओके, डीवीज और सन फार्मा ये 2 और स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करें। टीसीएस और एचसीएल टेक आपको ऑलरेडी बसिन साहब बता ही चुके हैं कि यहां पर खरीदारी करनी है, तो फार्मा और आईटी डिफेंसिव शेयरों की तरफ फोकस है इस वक्त बसिन साहब का। ये इंटरेस्टिंग है, बजट के बाद डिफेंसिव शेयरों की तरफ थोड़ा बसिन साहब व्यू ले रहे हैं। जी वरिंदर कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में 2 चीजें हैं, जी 3 चीजें एक्चुअली जी। एक तो आई थिंक हमने ज्यादा बात नहीं की है कि जो उन्होंने बोला कि हम लोग एसपीवी बनाएंगे जो अनयूज्ड लैंड है ना पीएसयूज की, और ये मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। मैं बहुत बार सुनता रहता हूँ जब आप भी बोलते हो कि कितनी बार कि ये कंपनीज लाइक सेल हुआ, बेल हुआ, इनके पास कितनी ज़्यादा अनयूज्ड लैंड है। आई डोंट नो कि कौन सी कंपनीज आ सकती है नहीं आ सकती हैं, बट पीएसयूज में अगर अनयूज्ड लैंड्स को एसपीवी बना के काम किया जाए तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये तो बड़ी बात है, बिल्कुल है। एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकार तो तैयार है एकदम। सर इस बार तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी सुना नहीं उनको। इस बार तो उन्होंने बोला कि हम एनएचए ऑपरेशनल टोल रोड्स हुए, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन गील का हुआ, आईओसी, एचपीसीएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के टियर 2 टियर 3 हुए, रेलवे इंफ्रा हुआ, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हुआ, स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ। सर ये सारी ये सारा वरिंदर ये सारा लीड्स के अंदर जाएगा। ये सारी और सरकार इसमें क्या है कि अभी आपको मालूम है रिलायंस की एक गैस पाइपलाइन ब्रुकफील्ड को बेची गई इन लोगों ने, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और उन पे उनको 8% के यील्ड आ रहे हैं। तो आज एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास सरकार साफ बोल रही है कि भाई एफडी में तुमको 5% मिल रहा है ना, मूव अवे फ्रॉम दैट। बहुत बड़ा हो सकता है ये पीएसयू जिनके पास इतना बड़ा लैंड बैंक है। Absolutely. अगेन आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, कौन सा है। आप ऐसे कंपनी बेचने जाओगे, आपकी कंपनी उन दामों में बिकेगी नहीं जो चाहते हैं, क्योंकि आपको रियल एस्टेट की वैल्यू करनी है। जिसको खरीदना है उसको बिजनेस चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए नहीं। ये बहुत सही और सही दिशा में कदम है सरकार का कि आप लैंड बैंक, जमीन, एसेट्स उनको अलग कर दीजिए, बिजनेस को अलग से बेचिए। जी अपने किसी रिसर्च एनालिस्ट को काम पे लगाइए, सब लगे हुए। काफी ऐसी पीएसयू कंपनियां मिलेगी, सुनिए जी, जिनका जो रेसिडेंशियल का जो प्रॉपर्टी है जी उनके मार्केट कैप से ऊपर हो सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट वरिंदर? मैं 2 मिनट में निकाल देता बहुत हूं। सारे एमटीएनएल सबसे बड़ा एग्जांपल बड़ा है। बॉम्बे और दिल्ली में लैंड इतनी ज्यादा है, एब्सोल्युटली नहीं, सेल और अभी बेल, एक्सचेंज लगाने के लिए एक छोटा स्क्वायर फीट बड़ा की जगह example सेल और बेल चाहिए, है। बिल्डिंग नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली सर अच्छा, दूसरा एक चीज है, अमेंडमेंट मेजर है सर, जी सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A में एक डेफिनेशन डाली है लायबल टू टैक्स। जी आज के तारीख में नॉन रेसिडेंट इंडियन हु इज liable to tax in other country, he is excluded from the definition of deemed resident under section 6 of the income tax 61A। तो वो अभी इन्होंने क्या किया, liable to tax का मतलब निकाला है। आप यदि विदेश में रहते हो और उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से आप वहां टैक्सेबल हो, ओके, और उस टैक्सेबल होने के कारण वहां टैक्स लग सकता है, हाँ। लेकिन आपको गवर्नमेंट ने, उसी कंट्री के गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया है। कई रीजन, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशन दिया जाता है, तो आपको एग्जम्पशन दिया तो स्टिल ही विल बी लायबल टू टैक्स। सो इसका मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं है किसी देश में, और आप उसमें रह रहे हो तो आपको वो लायबल टू टैक्स में नहीं आओगे, आपको टैक्स लगेगा इधर डीम्ड रेजिडेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस बीच ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ा बजट है। स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान हो गया कि अब आने की तैयारी में अगले 15 दिनों में आ भी जाएगी। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयनका साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाला आपने जी बिजनेस के लिए। पहला सवाल ये कि स्क्रैपेज पॉलिसी भले बजट में डिटेल में ना आई हो, लेकिन आने की तैयारी में इस ऐलान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये स्क्रैपेज पॉलिसी की बात काफ़ी समय से चल रही थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में इसका ऐलान हो जाएगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया इस बजट में। हालांकि डिटेल्स अभी नहीं आए हैं और शायद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वो डिटेल्स अनाउंस करेंगी। इसमें इंडस्ट्री काफ़ी बातचीत हो चुकी है मिनिस्ट्री के साथ, और हमें उम्मीद है कि जो पॉलिसी आएगी वो पॉलिसी का इफेक्टिव पॉलिसी होगी, क्योंकि इसके लिए इंसेंटिव चाहिए स्क्रैपेज के लिए, क्योंकि ये वॉलंटरी स्कीम है, ये कंपल्सरी स्कीम नहीं है।
तो आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑयल इंपोर्ट के लिए अच्छी बात है, और टैक्स रेवेन्यू के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि नई गाड़ियां बिकेंगी तो उसमें काफ़ी गवर्नमेंट को टैक्स की लागत होगी। परफेक्ट है सर। तो ये पॉलिसी अब चूंकि फाइनल होने जा रही है, लेकिन ओवरऑल ऑटो कंपनियों के लिए आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या पॉजिटिव्स, क्या नेगेटिव्स, या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, जो ओवरऑल ये बजट का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एक ग्रोथ का डायरेक्शन है। इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत कम चीजें हैं और उस पर वित्त मंत्री ने ध्यान नहीं दिया है, वो कि उचित बात है, क्योंकि हमें अभी पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, नॉट 1 और 2 सेक्टर्स। और जब पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो हर सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ 11-12% होती है तो ऑटो इंडस्ट्री की बिक्री भी काफी उससे बढ़ेगी। स्केपेस पॉलिसी एक स्पेसिफिक ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट की चीज आई है, और कोई भी जो टैक्स के इंक्रीजेज नहीं हुई है केवल एक चीज जो लास्ट में जो कहा गया था कि ऑटो कंपोनेंट के जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% कर दी गई है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है उन कंपनियों पे जिनका काफी ज्यादा ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट होता है। महिंद्रा के लिए इसका इफेक्ट बहुत कम होगा, क्योंकि हमारा ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट बहुत कम होता है, लेकिन कुछ कंपनियों के लिए इसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा बजट रहा है। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि बजट में जीएसटी के बारे में बात होगी, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है कि ऑटो पे जीएसटी कम किया जाए। तो कई लोगों का ये सोचना था कि शायद जीएसटी कम हो, लेकिन मेरा ये सोचना नहीं था। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जिस पर बड़ा फोकस है सरकार का, कि जो कुछ भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, कंपनियों को चाहिए कि चाइना के सामने एक ऑल्टरनेट उन्हें मिल सके, और वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। क्या ये बजट उस दिशा में विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में लाने के लिए, विदेशी निवेशकों को लाने के लिए, स्पेशली आपके सेक्टर में, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला भी मामला बहुत बड़ा हो रहा है, तो क्या इसमें मदद करेगा सर? देखिए, जो बजट में शुरू में ही वित्त मंत्री ने इस बात की थी कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल डिजिट ग्रोथ करना पड़ेगा नेक्स्ट 4-5 इयर्स के लिए। और जो पीएलआई स्कीम है, वो पीएलआई स्कीम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है, और अगर पीएलआई स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, भले ही वो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो या देसी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट है। हमें जो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है कि हम किस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से कम्पीट कर सकें, किस तरह से हम अपनी कीमत कम कर सकें, किस तरह से हमें जो हमारे पावर कॉस्ट हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसे कम कर सकें। तो इट्स एवरीथिंग हैज टू हैपन टुगेदर। अभी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 8 से 10% का हमें चाइना के कंपैरिजन में एक डिसएडवांटेज है, उसे हम कम कर रहे हैं पीएलआई स्कीम के साथ। और काफी कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हैं जो कि बजट में नहीं आए हैं, उनके साथ हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटिव बने, और जो कंपनियां चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं एक ऑल्टरनेट के लिए, वो इंडिया को एक अच्छा ऑल्टरनेट माने। यही पूरी कोशिश गवर्नमेंट की है, और उस पर काफी कुछ काम हो रहा है। ठीक बात है, परफेक्ट। गोयनका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बजट पर पूरा विस्तार से ऑटो कंपनियों के बारे में भी और देश की इकोनॉमी के पर भी आपने अपनी राय रखी। तो ये है एक बड़ा डेवलपमेंट ऑटो कंपनियों के लिए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार बड़ी मजबूती के साथ जी बताएं। 3 चीजें सर। एक तो जो अल्कोहल पे जो 100% का जो बात कर रहे थे हम, वो भी रेवेन्यू न्यूट्रल है सर। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज में। अभी पढ़ रहे थे कि अगर पहले 150 कस्टम ड्यूटी होता था सर, वो कम कर दिया है और दूसरा बढ़ा दिया है। सो एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो एडिशनल taxes which is imposed on these companies in a very simple language, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा सर, जो बैड बैंक्स की बात कर रहा था मैं, ये कब से मेरे ख्याल में हम लोग 5-6 साल से बैड बैंक किए जा रहे हैं। 7-8 साल से ये सब कंपनीज ने, पीएसयू बैंक ने पूरी की पूरी प्रोविजनिंग ले ली है, जितनी प्रोविजनिंग ले सके थे। सो नाउ इफ दिस हैपेंस, आई डोंट नो कि किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में नहीं होगा, बट अगर ये हो जाए तो ये बहुत 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 बड़ा होगा ये पीएसयू बैंक के लिए। एंड आई एम नॉट सरप्राइज टू सी एसबीआई आप नियरली 10% टुडे। तीसरा सर, आई थिंक कैपिटल गुड्स एक सेगमेंट है जो हमने बात नहीं की, और क्लियरली बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि एक कैपिटल गुड है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे आर पुशिंग इट सो मच। सो सम ऑफ द कैपिटल गुड कंपनीज, इंगरसोल एक हुआ था जो आपने बात किया था, सम ऑफ द कैपिटल गुड कंपनीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। ठीक बात है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ और एक्शन होता दिख रहा है। जो सरकारी कंपनियों के पास बड़ा लैंड बैंक है,
उस लैंड बैंक को मोनेटाइज किया जाए और उससे जो पैसे आएंगे वो सरकार के काम के होंगे। इस पर कुछ स्टॉक्स है जो बड़े एक्शन में है। एक बार मैं जरा सेठी साहब के पास राय लेना चाहता हूँ। सेठी साहब, एक स्टॉक जो आपने हमेशा रडार पर रखा है और बड़ा मजबूती है, हेमिस्फेयर, जो टाटा कम्युनिकेशन से अलग हुई कंपनी, सरकारी कंपनी है। इसके नाम से लगता नहीं कि सरकारी कंपनी, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेमिस्फेयर। तो ये है वो कंपनी जो बीएसएनएल की लैंड बैंक सारी 740 एकड़ की जमीन इसके पास है और हाल ही में इसने 650 करोड़ रुपए इतनी स्टैम्प ड्यूटी भरी है सिर्फ, और इसका वैल्यूएशन जबरदस्त माना जाता है। आपके ट्रैक पर है, निगाह में भी है, आप इसे रिसर्च भी करते हैं, जरा बताएं क्या इस तरह की कंपनियों के लिए फायदे की बात है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक को बिल्कुल ट्रैक करते हैं और ये स्टॉक मुझे याद है हाल ही में आपने 80-90 रुपए के लेवल्स पे भी रिकमेंड करा था। एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर आप इसकी लैंड बैंक की वैल्यू देखेंगे तो जब ये टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर थी ये कंपनी, तब उस समय उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से कुछ 10-12 हज़ार करोड़ की इसकी लैंड बैंक थी और हाल ही में इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी का भी एक बड़ा अमाउंट बढ़ा, तो उसके बाद से स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी बनी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बने रहना चाहिए और इसके साथ ही मुझे लगता है जो और पीएसयूज है, जैसे आईटीआई है जिसके पास अच्छी खासी लैंड बैंक है, फिर आरसीएफ जिसको मैंने थोड़े दिन पहले कवर किया था, जिसकी भी मुंबई में करीबन 800 एकड़ लैंड है, मुझे लगता है इन तरह के स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी इस खबर के ऊपर बन सकती है। एक और बड़ा लैंड बैंक वाला जो स्टॉक है वो आरसीएफ है और आज सुबह ही मेरे ख्याल से सुबह जैन साहब आज रिकमेंड भी कर रहे थे आरसीएफ के स्टॉक को, और ये स्टॉक है जो मुंबई का हार्ट में एक बड़ी लैंड बैंक है। और उस जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ आरसीएफ के लिए, लेकिन इस बीच बड़ा एक्शन बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी है। जी हाँ, 32,843 का लाइफ टाइम हाई जो पुराना था वो पार करता हुआ 21 जनवरी का लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी अब पार कर चुका है। 32,842 के लाइफ टाइम हाई को पार करता हुआ पहली बार इतिहास में आज आपको बैंक निफ्टी में 33,000 के दर्शन होने की तैयारी है। मैंने सही बोला था कि वो इतिहास रचेगी, नेवर एवर इन 100 ये तो 100% तो वैसे ही आपके मार्केट के साथ भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, और अब तक का जो इतिहास उनका रहा है उसको देखकर लोगों को भरोसा कम था कि वाकई में ऐसा होगा, इसीलिए लो एक्सपेक्टेशन। और आज सुबह हम यही बात कर रहे थे दीप कि इस बजट की सबसे बढ़िया बजट के सेशन की बात है कि 0.98 के पुट कॉल रेशियो पर मैंने कभी बजट में बाजार को जाते हुए नहीं देखा। इतना हल्का, इतना ओवरसोल्ड मार्केट, और जब मार्केट ओवरसोल्ड हो तो उछलने में कितना। सर ये 2020-21 ना ये अंडरडॉग्स का रहा है। बिल्कुल ये जैसे पूरे वर्ल्ड ने कोविड को हराया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है ना। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंडरडॉग्स नहीं होते, एक हमने खराब खेल ली 36 चक्कर में, ऐसा अंडरडॉग ना 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 ना, हम तो मजबूत है इस मामले में। मैं आपके साथ नहीं हूँ, इंडियन टीम तो सबसे बेस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये हमारी भावनाओं के साथ खेलिए मत आप। और रिटेल ने पूरे हेज फंड को हराया, राइट, रिटेलर्स ने पूरे हेज फंड को हराया, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल। तो एक और स्टॉक है जो जैन साहब के पास में जाना चाहता हूँ। जैन साहब, आरसीएफ दीजिए अपनी राय। यस बिल्कुल अनिल जी, आरसीएफ तो काफी दिनों से राय देते आ ही रहे हैं और आज सिटी जी ने भी सुबह सुबह दिया था आरसीएफ, बेहतरीन लगता है मुझे। और ये जो भी न्यूज़ है लैंड मोनेटाइजेशन वाली, सब वेरी पॉजिटिव न्यूज़। एग्री के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बजट था, सो आई एम वेरी बुलिश। और सबसे बढ़िया बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज जिन लेवल्स पे है, जिस तरीके की इसके पास लैंड बैंक है, बहुत सस्ता है, साथ में धंधा भी मिल रहा है और ज़मीनें भी मिल रही है। बिल्कुल 60 रुपये का टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेगा और मेरे हिसाब से 75 रुपये तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। हाँ, अब कुछ कहना चाहते हैं मंत्री जी? दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा एक मतलब थोड़ा आई एम थ्रोइंग अ रोड ब्लॉक इन आवर डिस्कशन कि ये जो एक्साइज ड्यूटी जो न्यूट्रल बोल रहे हैं अल्कोहल पे और डीजल और पेट्रोल पे, ये हमने लास्ट वर्ड नहीं सुना है, बिकॉज ये एक जगह खत्म किए, सेस बढ़ाया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है, स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हुई है। तो हो सकता है अगले आने वाले पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो सकता है इसके अंदर कुछ रीएडजस्टमेंट करे, ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन गवर्नमेंट ने आज ही लिया है, रोड और ब्रिजेस के अंदर स्क्रैप स्टील उन्होंने अलाउ कर दिया करना, क्योंकि नितिन गडकरी साहब इतने दिनों से स्टील कंपनियों को बोल रहे थे कि तुमने 50% प्राइस बढ़ा दिया है, तुम थोड़े मोनोपोलिस्टिक होते जा रहे हो। तो ये दर्शाता है कि सरकार अगर कोई ज्यादा प्रॉफिटियरिंग की तरफ जाता है तो इमीडिएटली एक्शन ले रहा है। तो इसकी वजह से अगर रोड और ब्रिजेस के अंदर आप स्क्रैप स्टील अलाउ करोगे तो कम से कम 10,000 छोटे सप्लायर को इसका फायदा मिलने वाला है। तभी आप देखेंगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दाम आज थोड़े वीरेंद्र बिगिनिंग में थोड़े खराब हुए हैं। ओके, तो बेसिकली स्टील कंपनियों की मनमानी चलेगी नहीं, गडकरी साहब के होते हुए नहीं चलेगी। जी जी, तो ओसवाल साहब जी, एक अमेंडमेंट इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया है। लोग अमलगमेशन करने के बाद गुडविल क्रिएट करते थे बुक्स में, उसको डिप्रिशिएट करते थे, और ये अमेंडमेंट ऐसा लेके आया है कि वो गुडविल जो क्रिएट किया है उस पर डिप्रिशिएशन मिलेगा नहीं आपको कुछ भी। ओके, ठीक बात है।
तो ये है आपके लिए राय। आइए थोड़ी देर में हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और विक्रम कोटक साहब भी कार्यक्रम में शामिल है। अरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? टैक्स में कोई शॉक नहीं है, फाइनल वर्ड। और नंबर 2 ये है कि पूरा थ्रस्ट है ऑनलाइन, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, NCLT और अभी फेसलेस ट्राइब्यूनल हियरिंग्स। काफी ऑलरेडी काफी चर्चा हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी नहीं होगी इन सब की, बट एसेंशियली आप देखें तो ये ऑनलाइन जो कोर्ट हियरिंग्स हैं ऑनलाइन, एक बहुत बड़ी एक डायरेक्शनली, ये जो है डायरेक्शनली बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप वाकई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी होता है ना, रिकॉर्ड किया जाए तो ओसवाल साहब नहीं, बट इसमें तो रिकॉर्ड किया, वहां तो कुछ बात हो नहीं सकती, खाली काम की बात ही होगी फिर। देखिए उसके तरीके काफी अलग है। आप अलग प्रोग्राम करो तो मैं बताऊंगा आपको कि नहीं वो तरीके बहुत है, वो फायदा किसके लिए? एसएससी के लिए फायदे की बात है तो मैं प्रोग्राम करने को तैयार हूं। कहते कि लोग पहले कहते थे कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि हम पटा सकते थे ऑफिसर्स को, इसके लिए असेसमेंट अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन अभी फेसलेस होने के कारण डिफिकल्टी आने वाली है और कितनी क्वेश्चंस उठेंगे कि ये कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से उसके भी तोड़ निकाले लोगों ने। ओके, तो वो मैं बता रहा था कि आपको उसका क्या ठीक है, हर चीज के कहीं ना कहीं रास्ते, लेकिन सर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर 10 साल के बाद ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगा इंडिया में। अगर बजट का अगर सबसे बड़ा अगर टेक अवे है तो ये है। तो आपको ये कैपिटल गुड्स, आपको ये इंफ्रा, आपको ये बैंकिंग, आपको ये क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट पुश इन द इकोनॉमी, वो पहली बार दिख रहा है कि गवर्नमेंट ये चाहती है ये हो। चलिए ठीक है, इसमें बाजार के जाने माने दिग्गज विक्रम कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एस लेंस डाउन इन्वेस्टमेंट के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर। विक्रम जी स्वागत है आपका। बताएं सर, बजट के बाद लाइफ टाइम हाई तो बना दिया बैंक निफ्टी ने, अब भी खरीदना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेट तो नहीं हुए ना? अरे बहुत नहीं, जरा भी लेट नहीं हुआ। आई थिंक बाजार एकदम खाली बैठा था और एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि किसी को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बिकॉज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो बजट्स के पिछले 8-9 साल के, तो ऐसे कुछ ज़्यादा डिलीवरी नहीं हुई है बजट के टाइम पे। बट ये बजट एक्चुअली बहुत ही शानदार बजट है हर एंगल पे। कहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा पुश है, हेल्थ केयर को इतना बड़ा पुश है। आप देखो वन रेशन वन नेशन है, टैक्स की आप बात कर रहे थे कि टैक्स में सिंप्लीफिकेशन, सीनियर सिटीजन, यानी हर आदमी ओपनिंग बैट्समैन से लेके बॉलर तक हर आदमी खुश है। ऐसा अच्छा बजट है और ये बोले कंप्लीट विन कह सकते हैं। और मेरे को खुद को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बहुत ही शानदार बजट आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं टैक्स बढ़ सकता है या कहीं पे रॉन्ग जा सकते हैं। मुझे लगता है 9-10 में से 9 चीज़ों में उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। तो बजट बहुत ही बेहतरीन, बेहद शानदार रहा है। कुछ फाइन प्रिंट्स और बाजार के मूड को देखने के बाद एक राय मैं बग्गा साहब से भी लेना चाहता हूं। बग्गा साहब, आपके लिहाज से क्या ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में अब भारतीय बाजार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इस बजट के दम पर? नहीं, आज जिस तरह से खरीदारी हो रही है अनिल जी, लग रहा है एफआईज का आज नंबर बहुत तगड़ा नंबर आना चाहिए 22 का, क्योंकि जिस तरह से लीडिंग काउंटर्स में और एफआईज के चुनिंदा काउंटर्स में इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, तो लग रहा है कि आज एफआईज की बहुत दमदार खरीदारी हो रही है। और इसमें एक रिलीफ भी है, क्योंकि जैसे विक्रम भी कह रहे थे कि डर यही था कि कुछ स्टिंग इन द टेल होगा, कुछ निकल आएगा इस तरह का कोविड सेस या कुछ, वो सब जो नहीं आया और जो प्रो ग्रोथ किया है टोटली बजट। दूसरा, जैसे मैंने सवेरे भी कहा था, एक्सपेंशनरी बजट है। एक्सपेंशनरी बजट इक्विटीज के लिए बहुत दमदार रहता है। बॉन्ड मार्केट पे अभी इतना असर नहीं दिखा, थोड़ा बहुत यील्ड्स ऊपर गए, बट क्राउडिंग आउट होता है जब 14 लाख करोड़ गवर्नमेंट करेगी डेट रेज। बट जो मार्केट देख रहा है अनिल जी, जैसे ये डीएफसी कह रहे हैं कि हम मोनेटाइज करेंगे, हर एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा, वो बहुत पॉजिटिव है। वो एक री रेटिंग करता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी। बैंक्स के लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बैड बैंक की जो बात हुई और ओवरऑल जो तेजी से जो मूव करेंगे उस पे, वो बहुत हेल्प करेगा बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो फोकस है वो फिर बिजनेस बढ़ाने पे आ सकता है। पुराने अकाउंट बैड बैंक में चले जाएंगे और वहां पे फिर आड़े हाथों लेंगे वो डिफॉल्टर्स को, और इनके लिए तो मोस्टली राइट ऑफ ही था, कुछ अपसाइड होगा तो वो शेयर हो जाएगा।
तो एक री-रेटिंग दिख रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी, अनिल जी। जी विक्रम जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, पैसा लगाने का वक्त है और अभी भी इस बजट के बाद तेजी बनी रहेगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगता है? हमारे जो 3 या 4 जो फेवरेट सेक्टर जो पहले भी थे, जो प्राइवेट बैंक्स थे, फार्मा था, आईटी था, वो बरकरार रहेंगे। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो केपेक्स वाला जो बजट बनाया है, पूरा जो बजट का जो थीम है वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और ज़्यादातर बोरोइंग जो है वो केपेक्स की तरफ जा रही है, तो केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स में बहुत सारी डिमांड आ सकती है। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबली अनिल जी इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे हैं, और ये जो बेट ली है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इंटरेस्ट रेट नीचे है, जब बोरोइंग इजीली हो सकता है, वहां पे जाके ज़्यादा बोरो करके एक बूस्ट देना इकोनॉमी को, अगर ये जो इन्होंने जो चाल खेली है, अगर ये बराबर जाती है तो इंडिया अगले 5-6 साल के लिए अच्छे ग्रोथ पे आ सकती है। तो मुझे इंफ्रा रिलेटेड या केपेक्स रिलेटेड अच्छी क्वालिटी की कंपनियां यहाँ से ज़्यादा पैसा बना सकती है। रियल एस्टेट या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आ जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और वो कंपनियां जो कैपेक्स करने जा रही है, वहाँ पर आप फोकस करिए, वहाँ अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन एक और स्पेस है जहां पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, वो है ऑटो कंपनियां। विक्रम जी, ऑटो कंपनियों पर स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए ऐलान कर दिया कि 15 दिन में पॉलिसी आ जाएगी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर मौके हैं या फिर अब ट्रिगर बस खत्म होने की तैयारी में? मुझे ऐसा लगता है ऑटो, हम काफ़ी टाइम से अंडरवेट हैं, शायद हम थोड़े गलत भी हैं, बट पॉइंट ये है कि 100 रुपये के पेट्रोल के भाव पे या डीजल के भाव पे मुझे लगता नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा आ सकती है। पेंटअप का जो फेज था वो चला गया, बट मुझे लगता नहीं कि ऑटो में बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ से आ सकती है, और वैल्यूएशन काफ़ी रिच हो चुके हैं अनिल जी, ये सब 7 या 8 साल के हाई पे मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, प्लस क्या हुआ है कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत जोर से ऊपर गए हैं। तो अगर आप पिछले 6 महीने में देखो तो स्टील और एल्यूमिनियम के प्राइस बहुत बढ़े हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। डीजल प्राइस ज़्यादा है, पेट्रोल प्राइस ज़्यादा है, तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर लो बेस पे चल रहा है, बट उसका बेस धीरे धीरे करके बड़ा होते जाएगा। तो मुझे लगता है ऑटो सेक्टर हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडरवेट रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त इन तमाम सेक्टर्स पर और निवेश के लिए आज से राय। विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और बजट पर अपनी राय देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं BSE बजट स्टॉक एक्सचेंज, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पर तैयार हैं अपनी अपनी पिक्स देने के लिए भी। सुमित जी बताएं, शुरुआत कीजिए आप। मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, मेटल सेक्टर पूरा अब सेकंड हाफ में एक रैली की तरफ स्टार्ट कर रहा है, और पिछले 10 से 15 दिनों के फॉल के बाद जस्ट अभी मूव स्टार्ट हो रहा है। तो जो मेरे पास रडार पे आया है वो है NMDC का अभी भाव चल रहा है 108 रुपए 50 पैसे। इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 104 का नीचे में स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 112 115 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए 110 वाला कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी कर सकते हैं, जो कि 5 रुपए के पास अभी ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेगा 7 से 8 रुपए का। NMDC चार्ट्स पे स्ट्रांग दिख रहा है, यहां से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, NMDC में खरीदारी करने की राय है। इस वक्त पुराने स्टॉक्स वापस रडार पे आते हुए दिख रहे हैं, यहां पर तेजी करके चलें आप, ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए एक और खरीदारी करने की राय आ रही है सचिन जी की तरफ से भी। सचिन जी बताइए आप। अनिल जी, सेक्टर सेम ही है, जिस तरीके से रिबाउंड हो रहा है यहाँ पर मेटल्स वापस मोमेंटम गेन कर रहा है, एंड उसमें से जो लीडर है टाटा स्टील, आई थिंक वहाँ पर फोकस ज़रूर होना चाहिए। ओवरऑल अगर हम पूरे रिकवरी को देखें तो लगभग अपने जो कल का स्विंग आया था उसको अभी इसने फ्रेश ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफ़ी तेज़ हो सकता है। 650 के आसपास के टारगेट्स बन सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 629 के आसपास, एंड 636 तक करनी है आपको खरीदारी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय। ये एक और स्टॉक है जो भरपूर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। सिद्धार्थ जी की तरफ से आपके लिए पिक, सिद्धार्थ जी बताएं। अनिल जी, जो सुबह को सांगी इंडस्ट्रीज की 36 रुपए में बात हो गई, 40 के करीब 10% ऊपर आ गया। वैसा ही एक सीमेंट कंपनी है बिरला कॉप, उससे बड़ी कंपनी है, पर मुझे लगता है कि ऑपरेशनली वैल्यूएशन वाइज सारी तरीके से बहुत सटीक कंपनी है। इस पे खरीदारी कर सकते हैं 1000 के ऊपर का टारगेट देख के। और साथ ही साथ जो बैंक में ICICI बैंक में जो उछाल देखने मिला है, मुझे लगता है कि HDFC बैंक पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे भी खरीदारी की राय हो सकती है, निवेश की राय 1640 के लिए। ओके, सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, मेरी सुबह तो 3-4 मतलब जो कॉल्स दिए उसमें मैक्सिमम कॉल्स में टारगेट अचीव हो गए, जैसे कमिंस था, LIC हाउसिंग, रैमको सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, MSTC, फिर टाटा केमिकल्स। अभी जो स्टॉक खरीदने की सलाह है वो एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक सीमेंट कंपनी है, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी का नाम है NCL इंडस्ट्रीज।
ये सीमेंट तो बनाती है, इसके साथ साथ ये सीमेंट के पार्टिकल बोर्ड्स भी बनाती है। इनकी एक टाई अप भी है, जर्मनी की एक कंपनी है बाइजन वर्क करके, उनके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है, जिसके साथ ये बाइजन ब्रांड है इनका। वो ऐतिहासिक बजट, ये कहना है प्रधानमंत्री का, और वो कहते हुए कि देश के सभी भागों का ध्यान रखा गया है, सभी तबकों का ध्यान रखा गया है, सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है और किसी पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला गया है। ये है इस बजट की सबसे बड़ी और खास बात। इस वक्त देख सकते हैं 33,000 के पार पहली बार इतिहास में बैंक निफ्टी 2,500 अंकों के दमदार उछाल के साथ आपको नजर आएगा। अब 33,101 नॉट आउट, ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का नया लेवल। निफ्टी भी हो जाएगा, मुंह से हो जाएगा, तभी तो हो ही जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी के लिए बोला, उसको क्रॉस कर दिया तो भी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो 33,101 ये इतिहास में नया आंकड़ा दर्ज हो चुका है। आप देखिए, बजट में जाने से ठीक 2 दिन पहले तक लगातार बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ, जबकि निफ्टी के हाल बुरे थे, लेकिन आज जिस तरह की बड़ी तेजी के साथ बैंक निफ्टी भागा है, गजब काबिल तारीफ है। आइए, तो ये है इस वक्त, और साथ ही बैंक निफ्टी भी अब 14,300 के आसपास पहुंचता हुआ। जी जी बिल्कुल। और अनिल जी, इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं बाजार में, तो एक गिफ्ट तो सर आपकी तरफ से भी बनता है व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। आईटीसी का तो शानदार गिफ्ट दिया, एक और जरा दे दें। आईटीसी जैसा ही एक बेहतरीन स्टॉक और आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आज से देख सकते हैं, और वो है एक सरकारी बैंक। और आपको याद है, आज सुबह से हम बात कर रहे थे कि सरकारी बैंकों में तेजी रहेगी, बजट कैसा भी आए। पीएनबी ये वो बैंक जहां पर 35.5 रुपए के आसपास पीएनबी के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये वो स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, और छोटे नहीं बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए। पीएनबी मुझे लगता है यहां से 40 से 45 रुपए की रेंज में जाने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बैंक से रिकैप की बात कही है, पहला, दूसरा बैड बैंक बनाने की बात कही है। पीएनबी एक ऐसा बैंक है जिसने ज्यादातर एनपीएस अपने रिकॉग्नाइज कर लिया, और जब बैड बैंक बनेगा तो सबसे ज्यादा रिकवरी के आसार जो बनेंगे वो इसके लिए बनेंगे। एसबीआई ऑलरेडी आपका 10% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अब आपको लीडर के बाद नंबर 2, नंबर 3 देखना है। तीसरा, 2 और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात किया, वो 2 बैंक्स कौन से हो सकते हैं पता नहीं, क्यों ना उसमें पीएनबी भी हो, अंदाज लगाने में क्या हर्ज है। तो कुछ ना कुछ होगा, बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है ये ऐसा बैंक है जहां पर शायद अभी भी गुंजाइश है, जगह। वरिंदर, सरकारी बैंकों में है जगह अभी? सर बहुत ज्यादा जगह है, यू नो। मगर मेरा ऑनेस्टली फेवरेट कैनरा बैंक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, एंड उन्होंने पैसा रेज कर चुके हैं, रेज कर चुके हैं। अभी इंडियन बैंक भी पैसा रेज करेगा, बिकॉज नाउ दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, यू नो, एक चीज़ है। दूसरा सर, आई थिंक एक और कंपनी है, बिकॉज हम लोग बहुत रेलवेज की बात कर रहे थे, राइट, कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्टमेंट होगा, यू नो, एफएम ने बोला कि हाँ भी, यू नो, हाउ मच मनी दे विल बी पुटिंग इनटू एवरीथिंग। आई थिंक वन कंपनी अगेन अ पीएसयू, आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स इट, इज IRFC. You know, because funding तो IRFC ही करेगा for most of the projects. So that is one company you can't ignore. And that is, आप बोल सकते हो सर एक ठंडा सा स्टॉक है, बहुत ऐसा नहीं आपको करेगा, आपको नुकसान भी नहीं होगा आपको, बट दैट इज वन कंपनी जो आपको अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल जैसे बोल रहे हैं ना पिकअप होगा, तो दीज आर द NBFCs जो बेनिफिट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि शायद हम अकेले थे जिन्होंने कहा कि IRFC के IPO में पैसे लगाए लॉन्ग टर्म के लिए, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये लिस्टिंग के गेन वाला स्टॉक है नहीं, लेकिन सरकारी बैंकों पर बुलिश आज नहीं, काफी समय से आशु सर भी हैं। आशु सर के पास एक बार मैं BSE में चलता हूं। आशु सर, सरकारी बैंकों पर व्यू अब इस बजट के बाद? अनिल जी बहुत पॉजिटिव है, और अभी हमारी काफ़ी चर्चा भी चल रही थी, जो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा PNB की बात की, तो बट मेरा नंबर 1 कॉल स्टेट बैंक की रहेगा अनिल जी। मतलब राजा के पीछे प्रजा चलेगी, और आज का टारगेट नहीं हो, 340 वाला जो टारगेट है वो भी बिल्कुल आएगा। और अनिल जी अभी 10% का सर्किट भी लगा था, तो जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का कॉम्पोजिशन है, ये अनिल जी लेना है तो स्टेट बैंक, तो मतलब अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा PNB लेना है बिल्कुल लीजिए, लेकिन स्टेट बैंक की कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा लेना है तो एक नहीं 2 लेना है, एक के बजाय अनेक लेने हैं तो फिर दूसरे के नंबर आए। जी विजय। हाँ, देखिए जैसे अनिल जी अपन ने ब्रेक में बात किया, तो ये अकाउंटेंट का बजट नहीं, एक विजनरी का बजट है। हाँ। और किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि अभी बिगिनिंग स्टेटमेंट था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वर्ल्ड में नए डायनेमिक्स आए, इसलिए इंडिया ने बोल्ड स्टेप लिया है कि हमको रेटिंग एजेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फिस्कल डेफिसिट का फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रोथ ओरिएंटेड, हम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। अब इसके इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कंसिक्वेंसेज है? 2014 से लेके क्लीन कंपनी, FMCG कंपनी, ये कंपनियां ज्यादा चल रही थी। मुझे लगता है वो कंपनियां ठीक है, लेकिन इस मार्केट के लीडर मुझे लगता है डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स, मेटल, PSUs, असेट बेस्ड कंपनियां ज्यादा रहेगी, न कि एसेट लाइट कंपनी। तो ये समय की इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो भी इस माहौल को देखते हुए रीस्ट्रक्चर करने की बहुत जरूरत है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर फोकस करें। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आ रही है, जय के पास चलते हैं। जय बताएं। जी अनिल जी मुझे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जो हिसाब से क्लियरली एक रिवर्सल आया है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक को यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं अनिल जी। बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट कोटक बैंक में देखने मिल रहा है मुझे। इसके टारगेट्स ऊपर में पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है 1864, सेकंड टारगेट है 1881। क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट है। 1753 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सिद्धार्थ अपना कॉल देना चाहते हैं, सिद्धार्थ बताएं। आत्मनिर्भर भारत, बूस्ट टू कंजम्पशन, ये सब को लेके पॉलीकैब मुझे लगता है 1539 के टारगेट के लिए जरूर खरीदनी चाहिए। ओके, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से भी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ओके ठीक है, परफेक्ट है। विश्वेश बताएं अपना कॉल। ऐसा लग रहा है इंफ्रा स्पेंडिंग की बात हो रही है, प्रो ग्रोथ बजट की बात हो रही है, तो पावर कंपनियां आर लाइकली टू डू गुड। टाटा पावर करंट लेवल पे मुझे लग रहा है कि इट इज़ हेडिंग फॉर अ 90 लेवल विच इज़ अ फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। 79 प्राइस है, मुझे लगता है 76 पे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करें तो ये एक्सपायरी में शायद हमको 90 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो टाटा पावर फॉर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबको देखते हुए एक जोश इधर वरिंदर को भी आया है हमारे बजट रिसर्च लैब में, तो बोले कि बीएससी में इतना एक्शन चल रहा है। वरिंदर बोल ही दो। सर मैं पता क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि ये तो बहुत समझदार लोग हैं कि आज क्या होगा कल क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगा सारे का सारा, इसलिए एनबीएफसी ये ऊपर है और यू विल सी पावर, सीमेंट, ऑटो, डिफेंस, एवरीथिंग पिकिंग अप। सो एक कंपनी है सर जो सारी इंडस्ट्री को चाहिए, वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। सो आपको कोई भी प्लांट लगाना है, चाहे वो पावर का लगाना है, स्टील का लगाना है, ऑटो का लगाना है, आपको कुछ भी लगाना है तो आपको एब्रेसिव चाहिए। इंडिया में 2 ही कंपनीज हैं, कार्बोरंडम और ग्रैंडवेल, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। बट कार्बोरंडम मुर्गुपा ग्रुप कंपनी है सर, 70 साल से डिविडेंड देता है। लास्ट 5 साल में उसने 500 करोड़ कैपेक्स की है, ऑपरेटिंग लेवरेज उसको पूरा आएगा। अगेन दिस इज नॉट द फैशनेबल काइंड ऑफ अ स्टॉक जो एक ही दिन में सब कुछ कर देता है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल पे देख रहे हो तो आई थिंक इससे अच्छी कंपनी इस भाव पे, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स इट, आई लाइक दैट कंपनी एज अ डिस्क्लोजर, बट आई एम सेइंग कि हाँ दैट इज वन कंपनी टू वॉच आउट फॉर। ओके, तो बहुत सारे स्टॉक हैं और जिसमें से एक ये है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, 2 हैं कोरोमंडल और कार्बोरंडम। इस पर मतलब आम तौर पर सारे लोग बुलिश हैं, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ जी, हमारे बाकी एक्सपर्ट भी। सर अभी भी इसका भाव ना 5 साल पहले जितना था उतना भाव है। सो ऑन सम ऑफ द कैपिटल गुड कंपनीज। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये है स्टॉक। और आइए अब चलते हैं आगे। हमारे साथ एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भंसाली साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद वक्त निकाला आपने जी बिजनेस के लिए। सर सबसे पहले तो बजट पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, कैसे देख रहे हैं आप देश की इकोनॉमी और बाजारों के लिए इस बजट को? देखिए 1991 के अंदर हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। आज 2021 में जाके वो स्वतंत्रता पूरी तरह से आ गई हमारे पास। मैं उसको इतने बड़े ढंग से देखता हूँ। बहुत बड़ी घटना घटी है आज। जो हमारी वित्त मंत्री ने कहा था कि 100 साल का बजट होगा, उसमें तो 100 तो क्या 70 साल ही रेलेवेंट थे, क्योंकि आज़ादी के उतने ही साल हुए थे हमारे, या 74 साल हुए। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या हुआ ये। अनिल जी अगर मैं 2 मिनट लूं तो प्लीज जी। हमारी सारी अर्थव्यवस्था पहले तो एक राजनीतिक जो सोच थी वो रशिया से इन्फ्लुएंस थी, और उसके पीछे जो बर्बादी आई तो 1991 में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को देखकर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक छूट दी थी। लेकिन जो पूरी मानसिकता बनी हुई थी वो तब भी वर्ल्ड बैंक और IMF के इकोनॉमिस्ट से पढ़े हुए हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट भी वहाँ जाते हैं, वो रेटिंग एजेंसीज भी हमको रात दिन लेक्चर देती है। तो हम उससे इतने बंधे हुए थे कि हमारे बजट कभी उसमें से, ये आर्थिक नीतियां उसमें से मुक्त ही नहीं हुई थी। ये पहली बार हुआ है कि हमने उन सब को जड़ मूल के समेत उठा के फेंक दिया है। तो हमने ये जो फिस्कल डेफिसिट की जो माया थी, उस फिस्कल डेफिसिट को हमने इतना बुरी तरह से पीछे धकेल दिया कि जहां 9.5% का फिस्कल डेफिसिट था, उसके बाद वित्त मंत्री कहती है आओ मैं 6.8% का भी फिस्कल डेफिसिट सहन करने को तैयार हूँ। क्यों तैयार कर लूँ? जानती हैं, इसके बाद भी क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा ही भारत एक देश है जो $600 बिलियन के रिजर्व पर बैठा हुआ है। वो कोई 15 दिन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे नहीं बैठा हुआ है जहाँ के मुझे वर्ल्ड बैंक वाले आके लेक्चर दे सकें। एब्सोल्युटली। बाजार के अंदर मुझे चाहिए उतना पैसा मिलता है। हमारी प्राइवेट कंपनियों ने जाके कॉर्पोरेट बॉन्ड में इस समय 3.5 और 4% के अंदर भी हमारी कंपनियां जाके फॉरेन के अंदर पैसा उठा रही है।
ऐसे समय के अंदर ये सब अपनी जो थियोरी लगाते रहते हैं, उन्होंने उस थियोरी को बिल्कुल नकार दिया है। दूसरी बहुत बड़ी बात की कि विश्वसनीयता, उन्होंने 9.8% फिस्कल डेफिसिट तो है, अगले साल 6 या नंबर जो भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आगे का साल का जो नंबर है तो है, उसके अंदर उन्होंने कोई भी विंडो ड्रेसिंग हमको नहीं दिखाई देती। तीसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर लुका छुपी तो छोड़िए, उन्होंने जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डेफिसिट हुआ करता था, उसको अपनी सरकार ने, सबसे बड़ा आइटम है, उसको अपनी बैलेंस शीट में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। मतलब वो बोले कि हम एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम विश्वसनीय बनेंगे। उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का नंबर लिया है 12.5% नॉमिनल ग्रोथ। 10% तो पूरी दुनिया, 11% तो वर्ल्ड बैंक IMF बोल रहे हैं। उसके बाद क्या खाली 1.5% इन्फ्लेशन होगा? तो उन्होंने भी उसको भी अंडरस्टेट किया है। तो मैं समझता हूं कि जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ये साल का होगा या जो हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट होगा, वो बिल्कुल में उसमें अपसाइड, बड़ी जबरदस्त अपसाइड हमको दिखाई दे रही है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ही नमूने दिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, जैसे कि इंश्योरेंस को बड़े चुपचाप तरीके से बिना ड्रामा के 74% कर दिया। जी बंसल साहब, आप है ना इस बजट से सीधा मुझे 1991 तक लेके गए। उसके आसपास की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक IPO आया था इन्फोसिस का, जो आपने मैनेज किया था, और उस कंपनी ने जो वेल्थ बनाई है, हिंदुस्तान की वेल्थ तो बनाई इन्वेस्टर्स के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान की जो इज्जत पूरी दुनिया में बनाई। इस कंपनी की खास बात यही है कि कहती कम है, करती ज्यादा है। क्या ये बजट इस मामले में इन्फोसिस बजट है कि कहा कम है वित्त मंत्री ने, करेंगी ज्यादा? अनिल जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि उसी किस्म के गुण कॉर्पोरेट सरकार को एक जैसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट सरकार को तो राजनीतिक होना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई, इन्होंने कम से कम राजनीति होगी, क्योंकि इन्होंने, अगर आज देखिए डिविडेंड का जो करेक्शन किया इन्होंने, कि डिविडेंड के लिए आपको एडवांस टैक्स की हैरानगति नहीं होनी चाहिए, तो ये तो क्रीमी लेयर के लिए किया ना। तो क्रीमी लेयर से लगा के, पेंशनर से लगा के, किसान के लिए, सबको इन्होंने बिल्कुल समदृष्टि से देखा है। और ये जो फूड कॉर्पोरेशन वाली बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार हमेशा ऑफ बैलेंस शीट आइटम बनाया करती थी कि हम फिजिकल डेफिसिट को छुपाएं, उन्होंने छुपाना बंद कर दिया है। तो वो बिल्कुल इन्फोसिस की ट्रांसपेरेंसी वाली बात करी आपने, बहुत ही बढ़िया एक इसका जिसको सिमिली कहते हैं या उपमा बताई है। तो ये वाकई देश को इतना मजबूत करने वाला बजट है कि धीरे धीरे ही लोगों को ये बात समझ में आएगी।